कनिंगन हैरान रह गया। भारत में 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी होने का दावा करना। महिरकुल ने नालंदा की संपत्ति को लूटा और उसे तोड़ दिया। बौद्ध मठों में अपार संपत्ति और स्त्री प्रवेश से बौद्ध स्थल अयासियों के अड्डे बन गए। राजधानी उदंतपुरी को लूटा गया, बौद्ध मठों को तोड़ा गया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की गई। बख्तियार ने जिस यूनिवर्सिटी को तोड़ा वो नालंदा नहीं बल्कि कोई। नमस्कार मित्रों, ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंगन चीनी यात्री वेनसांग की भारत यात्रा पर रहे थे, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। 15 साल भारत में रहा। वेनसांग भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होने का दावा करता है जिसमें चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मध्य एशिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे, जहां चिकित्सा विज्ञान से लेकर तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। और इस विश्वविद्यालय में इतना बड़ा पुस्तकालय था जिसमें ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 90 लाख पांडुलिपियां रखी गई थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को 3 परीक्षाएं देनी पड़ती, जिसमें इंटरव्यू तक शामिल था। विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा तक थी, जहां उनका रहना खाना सब फ्री था। 1500 साल पहले इस प्रकार का विश्वविद्यालय होना। ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंगन हैरान रह गया। जिस भारत की तस्वीर अभी उसके सामने थी उसमें भूखे नंगे लोग थे, जिनका शायद ही पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता रहा हो। और ऐसे भारत में 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी होने का दावा करना जो ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पुरानी थी। लेकिन अभी के भारत में कहाँ था ये विश्वविद्यालय? क्या अभी भी इसके अवशेष जिंदा थे? कनिंगन की जिज्ञासाएं विश्वविद्यालय को लेकर बढ़ने लगी। उसका मन हुआ ऐसे महान विश्वविद्यालय को खोजने का। उसी टाइम पीरियड में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का, और उसका निदेशक बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंगन को। कनिंगन की पहली इच्छा थी भारत की उस महान विश्वविद्यालय को खोजने की जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली थी। कनिंगन जिस विश्वविद्यालय को खोजने निकला था वो कोई और नहीं, महान नालंदा विश्वविद्यालय था। चीनी यात्रियों के विवरणों में बताए मार्ग के अनुसार कनिंगन ने यूनिवर्सिटी को खोजना शुरू किया। बिहार के पटना से 47 मील दक्षिण और राजगीर से 7 मील उत्तर में उसे एक खंडहर दिखाई दिया, जो बिल्कुल उसी जगह पर था जहां चीनी यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय होने का दावा किया था। कनिंगन की तलाश खत्म हुई। 700 साल तक जो विश्वविद्यालय अपनी पहचान खो चुका था, कनिंगन ने उसे वापस जिंदा कर दिया। बाद के समय में पुरातत्व विभाग ने लगातार नालंदा की खुदाई की। खुदाई में अनेक बौद्ध मंदिर, बुद्ध की मूर्तियां और शिलालेख मिले। एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि विश्वविद्यालय को जलाया गया था। कौन था नालंदा को जलाने के पीछे? 800 साल तक कैसे नालंदा गायब हो गई? कौन थे नालंदा के पतन का कारण? ब्राह्मण या बख्तियार खिलजी? जानते हैं नालंदा के उत्थान और पतन की कहानी आज के इस एपिसोड में। 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। हालांकि कुमार गुप्त से पहले भी यहाँ बौद्ध स्तूप था, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। समय के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसी प्रतिष्ठा के साथ आक्रमणकारियों की नजरों में भी नालंदा रहने लगा। नालंदा पर पहला हमला हुआ स्कंद गुप्त के काल में। आक्रमण हूणों की तरफ से किया गया था। हूण शासक महिरकुल ने नालंदा की संपत्ति को लूटा और उसे नुकसान पहुंचाया। बाद में स्कंद गुप्त ने इसकी पुनः स्थापना करवाई। 7वीं शताब्दी में पहुंचते पहुंचते नालंदा की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल गई थी। आर्यभट्टा, नागा अर्जुन और धर्मकीर्ति जैसे शिक्षकों ने नालंदा में पढ़ाया। समय समय पर अनेक राजवंशों का नालंदा को संरक्षण प्राप्त था। लगभग 200 गांवों से मिलने वाले अनुदान से नालंदा का भरण पोषण होता। 7वीं शताब्दी की शुरुआत हर्षवर्धन के काल में नालंदा अपने शिखर पर था। इसी समय नालंदा पर दूसरा हमला हुआ। अब की बार हमलावर थे बंगाल के गौड़ राजा। ये हमला हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव, शैव संप्रदाय और बौद्धों के बीच आपसी कटुता का परिणाम था। जो भी हो, लेकिन नालंदा एक बार फिर से आक्रमणकारियों की भेंट चढ़ गया। बाद में हर्षवर्धन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद भी नालंदा की स्तुति पूरे विश्व में बोलती रही।
हर्षवर्धन के बाद नालंदा को संरक्षण दिया बंगाल के पाल राजवंश ने। 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म का नैतिक पतन होने लगा। जिन कर्मकांडों और अनुष्ठानों का महात्मा बुद्ध ने विरोध किया, उन्हीं सब का बौद्ध धर्म में प्रवेश होने लगा। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के स्वरूप में पूर्णतः परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म का यह नया रूप कहलाया वज्रयान के नाम से। अब बौद्ध मठों में वज्रयान का कब्जा हो गया। बौद्ध मठों में अपार संपत्ति और स्त्री प्रवेश से ये स्थिति और भी बिगड़ गई। बौद्ध स्थल अयासियों के अड्डे बनकर रह गए। ऐसी विकृति का असर नालंदा पर भी पड़ा। जैसे ही बंगाल में पाल वंश का पतन हुआ, नालंदा को मिलने वाला संरक्षण खत्म हो गया, क्योंकि पाल वंश के बाद सेन राजवंश जो वैदिक धर्म से प्रभावित था, नालंदा और अन्य बौद्ध स्थलों को मिलने वाला संरक्षण वापस ले लिया गया। अब ये आक्रमणकारियों के लिए खुले मैदान की तरह थे। 11वीं शताब्दी के आते आते तुर्क आक्रमण और दूसरे धर्मों से संघर्ष के कारण भारत से बौद्ध धर्म की जड़ें उखड़ गई। लेकिन बौद्धों को भारत से विदा करने का अंतिम बीड़ा उठाया तुर्क आक्रमणकारियों ने। 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में भारत में अपने पैर जमा चुके थे और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई मोहम्मद गोरी के गुलामों ने। इन्हीं गुलामों में से एक गुलाम था बख्तियार खिलजी। दिल्ली में कोई बड़ा पद न मिलने से निराश होकर बख्तियार अवध चला गया। अवध के हाकिम ने उसकी वीरता को देखते हुए उसे 2 गांवों की जागीर दे दी। यहीं से धन इकट्ठा कर बख्तियार ने 200 योद्धाओं की एक फौज तैयार की। इसी फौज के साथ बख्तियार ने बिहार जैसे बड़े प्रांत पर आक्रमण कर दिया। राजा इंद्रमन भाग खड़ा हुआ, मात्र 200 घुड़सवारों का वह सामना नहीं कर सका। राजधानी उदंतपुरी को लूटा गया, मठों को तोड़ा गया, भिक्षुओं की हत्याएं की गई। यहीं से बख्तियार का नाम जुड़ा नालंदा को जलाने में। इसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है मिन्हाजुल सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी, जो बख्तियार खिलजी के समकालीन इतिहासकार था। मिन्हाज अपनी पुस्तक में बख्तियार खिलजी द्वारा एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का दावा करता है। वह लिखता है, बख्तियार ने एक दुर्ग पर कब्जा किया और उसमें मौजूद सभी ब्राह्मणों को मार दिया। बड़ी संख्या में वहाँ से पुस्तकें मिली। बाद में पता चला कि यह कोई किला या शहर नहीं बल्कि एक कॉलेज था। हिंदी भाषा में वे कॉलेज को विहार कहते थे। इसी घटना से बख्तियार खिलजी को नालंदा जलाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन इसको लेकर विवाद है। इतिहासकारों का मानना है कि तबकाते नासिरी में कहीं भी नालंदा जलाने का जिक्र नहीं मिलता। तबकाते नासिरी में जिस विश्वविद्यालय को बख्तियार के द्वारा नष्ट करने की बात कही गई है, वह नालंदा नहीं बल्कि एक दुर्गनुमा विहार था, जिसे उदंत विहार या उदंतपुर विहार के नाम से जाना जाता था, जो उस समय दिल्ली से बंगाल जाने वाले मार्ग पर स्थित एक यूनिवर्सिटी थी। दिल्ली और बंगाल जाने वाले मुख्य मार्ग से नालंदा दूर था, इसलिए नालंदा पर आक्रमण करने के लिए उसे अलग से अभियान की आवश्यकता पड़ती। बख्तियार खिलजी ने नहीं तो क्या ब्राह्मणों ने नालंदा को जलाया था? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ दिन पहले बवाल कटा था। तो समझते हैं क्या है दूसरी कहानी। तिब्बती बौद्ध भिक्षु लामा तारानाथ और तिब्बती बौद्ध ग्रंथ पग सम जोन जेंग में नालंदा को जलाने से संबंधित मिलती जुलती कहानियां मिलती है, जिसके अनुसार 2 ब्राह्मण भिक्षुओं ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तंत्र सिद्धि हासिल की और नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। हालांकि दोनों सोर्स में ये कहानियाँ अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन उनका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है। दोनों ही सोर्स में ब्राह्मणों को नालंदा जलाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच संघर्ष का हवाला देते हुए इतिहासकार DN झा ने इन दोनों कहानियों को प्रामाणिक स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया और बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा जलाने की प्रचलित कहानी का खंडन किया। लेकिन इन दोनों कहानियों की प्रामाणिकता पर भी शक होता है, क्योंकि ये दोनों ही सोर्स 17वीं-18वीं सदी के हैं, जो नालंदा के नष्ट होने के 500-600 साल बाद लिखे गए थे। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि कालांतर में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष की स्थिति कई बार बनी थी, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ब्राह्मणों ने नालंदा को जलाया था। तो कौन था नालंदा को जलाने के पीछे? अभी भी ये सवाल वही हैं। इसका जवाब हमें मिलता है समकालीन बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन की जीवनी में।
तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन 1234 से 36 के बीच नालंदा की यात्रा पर आया था। धर्मस्वामिन ने लिखा, तुर्क हमलावरों ने विहार में अनेक मठों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया। तुर्क आक्रमणकारियों के डर से बौद्ध भिक्षुओं ने यह इलाका खाली कर दिया। अब नालंदा में कुछ एक बौद्ध भिक्षु बचे थे। यानी धर्मस्वामिन इस बात को स्वीकार करता है कि तुर्क आक्रमणकारियों ने ही नालंदा को नष्ट किया था। हालांकि धर्मस्वामिन नालंदा की उस महान लाइब्रेरी के बारे में जिक्र नहीं करता जिसमें 90 लाख तक किताबें रखी गई थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मस्वामिन के भारत आने से कई साल पहले ही नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया गया होगा। भले ही धर्मस्वामिन किसी भी तुर्क आक्रमणकारी का नाम नहीं लेता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नालंदा को नष्ट करने के पीछे तुर्कों को ही जिम्मेवार बताता है। नालंदा की कुछ पांडुलिपियों को बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बचा लिया गया था, जो आज भी अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में रखी गई है। हजारों सालों बाद आज भी हम नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दुनिया को नहीं दे पाए। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा को दोबारा बनवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। 2007 में फिलीपींस में आयोजित पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के 16 सदस्यीय देशों ने नालंदा के पुनः निर्माण पर सहमति जताई। 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। बिहार सरकार ने प्राचीन खंडहरों के पास 455 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई। सितंबर 2014 में स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज में 15 छात्रों के पहले बैच का दाखिला हुआ। यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। कुल मिलाकर 17 देशों के सहयोग से विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन किया 17 देशों के राजदूतों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो भी तथ्य नालंदा से संबंधित थे आपके सामने रख दिए गए हैं। आप अपने विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।